हे गाइस, अगर आपको रशिया में आईटी जॉब्स पाने के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 यूट्यूब लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। हे गाइस, इंडी वाला एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज के वीडियो से हम जानेंगे कि क्या इंडिया दूसरे देशों से आगे है या फिर पीछे। आर वी विनिंग और लूजिंग? तो पहले बात करते हैं यूएस की। अगर इसकी इकोनॉमी देखें तो ये रिसेशन के कगार पर है और यूके की हालत तो और भी खराब है। और अगर हम अपने पड़ोसी देशों को देखें जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो इन्हें आईएमएफ लोन दे देकर बेल आउट कर रहे हैं। बट नाउ क्वेश्चन अराइजेस, वेयर इज इंडिया? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF जो है वो हर साल 2 बार वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट लेकर आते हैं और इस साल की रिपोर्ट जो इन्होंने इशू की है तो इसमें इनका कहना था कि इंडिया एक इकोनॉमिक अंधेरे में ब्राइट स्पॉट की तरह है। तो ये IMF की MD मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना था। वेल, आप खुद ही देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। India deserves to be called a bright spot on this otherwise darker horizon because it has been a fast-growing economy even during these difficult times. तो जहां यूएस जैसे और भी मेजर इकोनॉमीज रिसेशन के चपेटे में हैं, वहीं IMF का कहना है कि इंडिया उस अंधेरे में एक उजाले की तरह है। इनफैक्ट ब्लूमबर्ग के लेटेस्ट सर्वे के अनुसार इंडिया के नेक्स्ट ईयर में रिसेशन में जाने के चांसेस 0 है, लेकिन यूएस के रिसेशन में जाने से इंडिया को काफी फायदा होगा। वेल, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस के माइल्ड रिसेशन में जाने से इंडिया को काफी बेनिफिट होगा। वेल, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से यूएस के क्रूड ऑयल के डिमांड नीचे जा सकते हैं, इसलिए इसके प्राइसेस भी नीचे जाएंगे जो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। पैसा ही पैसा होगा। वेल, तो इंडिया के लिए गुड न्यूज ये है कि इंडिया का कोई एक्सटर्नल डेब्ट नहीं है, तो उस साइड से हम क्लियर हैं। प्लस हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी है, हमारे पास रिजर्व्स भी अच्छे हैं और साथ ही साथ हमारे सर्विसेज सेक्टर्स ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। खैर, ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हमें इतना भी बेफिक्र नहीं होना चाहिए कि अरे रिसेशन तो हमें छू भी नहीं सकता। अगर वर्ल्ड में रिसेशन आया तो जाहिर है इसके साइड इफेक्ट्स इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। तो क्या इंडिया के ग्लोबल टेक ओवर की वजह से लोगों में दहशत फैल गया है? मैं ऐसा नहीं कह रही, ऐसा तो वीडियो में बताया जा रहा है। Why you should worry about India's global takeover? तो चलिए हम वीडियो में देखते हैं क्या बताया गया है। उसके बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, अगर आप गेम लवर हो तो आपको ये गेम डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। इसका नाम है द गेम ऑफ 7। ये काफी हद तक इंडियन चेस की तरह ही है और साथ ही ये काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार गेम भी है। देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई वंस। लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंडिया हाईली स्किल्ड पॉपुलेशन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रीज में से एक है, जिसे वेस्ट फ्लॉप एम्पायर के इतिहास के साथ इतनी तेजी से हायर नहीं कर सकता है। और अब इसकी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके बारे में बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। ऐसा कहा गया है कि इंडिया की इकोनॉमी न सिर्फ चाइना की बराबरी करेगा बल्कि ग्लोबल सीरीज में चाइना की जगह लेते हुए उन्हें पीछे छोड़ देगा। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि ये दुनिया की इकोनॉमी को पलट देगा और आपको सीधे प्रभावित करेगा। हो सकता है कि इस प्रोसेस में आप अमीर बन जाए। और सबसे जरूरी बात ये है कि क्या चाइना ऐसा होने देगा? इन सवालों का जवाब ब्रिक्स से स्टार्ट होता है, रेड काइम से नहीं। लगभग 20 साल पहले एक गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिस्ट ने ब्रिक वर्ड इन्वेंट किया जो ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के लिए है। ये हॉलीडे डेस्टिनेशन की लिस्ट की तरह लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में कुछ बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। ये एक भविष्यवाणी है। आप साउथ अफ्रीका को शामिल करने के बाद ब्रिक या और भी मॉडर्न ब्रिक्स को देख सकते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में से थे, जिनके बारे में ये माना जाता था कि वो 2050 तक गुड सर्विसेज और रॉ मटेरियल्स के लिए मेन सप्लायर बन जाएंगे। ब्राजील और रशिया जैसी कंट्रीज रॉ मटेरियल के पावर हाउस बन जाएंगे, लेकिन चाइना विशेष रूप से मैन्युफैक्चर्ड गुड और सर्विसेज की दुनिया का मेन सप्लायर बन जाएगा। वो इसे दूसरे मेजर कंट्रीज के साथ मिलकर करेगा। एकमात्र ऐसी कंट्री जो इसका मुकाबला कर सकती है वो है इंडिया। लेकिन जब आपके पास डेवलपमेंट के स्टेज के थ्रू 2 बढ़ती इकोनॉमी रेस कर रही है और दोनों एक ही इंडस्ट्री से ऑपरेट हो रहे हैं, तो कंपटीशन जबरदस्त होने वाला है और सिर्फ एक ही जीत सकता है। क्या ये इंडिया हो सकता है? शायद ऐसा हो सकता है। चलिए एक सेकंड के लिए समय में पीछे चलते हैं। ये फ्यूचर को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसे इस तरीके से रखने के लिए इंडिया का एक गहरा इतिहास रहा है। ये अर्थ पर सबसे पुराने बसे हुए रीजन्स में से एक है। ये वो कबीले हैं जो 250,000 साल पुराने हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन ने सेंचुरीज को स्टेट और किंगडम के बीच डिवाइड किया। ये लगभग 600 BC
पहले तक था। जब ये पर्शियन एम्पायर से घिरा हुआ था, उस समय ये दुनिया के सबसे डोमिनेंट एम्पायर्स में से एक था। यहाँ तक कि ग्रीक्स भी ये जानते थे कि वो कोई मजाक नहीं थे। इसीलिए भारत काफी समय तक पर्शियन रूल के अंडर रहा, और वो तब तक चला जब तक कि 25 साल का व्यक्ति साथ साथ चलने लगा और वो सब कुछ बदलना चाहता था। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शियन एम्पायर के माध्यम से इंडिया के लिए अपना रास्ता बनाया, जहाँ उसने इसे अपने एम्पायर का हिस्सा बनाने की कोशिश की। लेकिन ये उतना आसान नहीं था जितना कि उन्होंने सोचा था। अलेक्जेंडर के लोग पूरी दुनिया को जीतने से ऊब चुके थे, और जिन भारतीय सेनाओं से उन्होंने लड़ाई की, उनके पास एक सीक्रेट हथियार था और कोई भी बड़े हाथियों के लिए तैयार नहीं था। और उसने कहा कि मैं हाथियों का सामना नहीं कर सकता, और वापस चले गए और मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनने के लिए भारत को छोड़ दिया, जो 1498 तक चला था। और तभी ये पुर्तगाली व्यक्ति दिखाई दिए। वो एक बड़ी डील की तरह है, क्योंकि उन्होंने इंडिया और यूरोप के बीच डील शुरू किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें ब्रिटिश एम्पायर शामिल हो गया। वो सालों तक इंडिया के ट्रेड और इकोनॉमी पर हावी रहे, और इसके बड़े रिसोर्स और मैन पावर के कारण लाभ उठाते रहे, और आराम से बैठकर क्रिकेट खेलते थे। इंडिया की कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, लेकिन अगर आपको अपना इतिहास पता है तो आप जानते हैं कि आगे क्या होता है। आगे गांधी जी आए। गांधी जी ने नॉन वायलेंटली ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया से बाहर करने में मदद की, और कंट्री ने फाइनली 1947 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। एम्पायर और कॉन्क्वेरर से स्वतंत्र हुए, राजाओं से स्वतंत्र हुए, खुद को ऑपरेट करने और सीज करने के लिए स्वतंत्र हुए, और वो एक फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री बनी। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस फर्टाइल ग्राउंड के साथ कहानी खत्म होती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आप देखते हैं कि जिस तरह से भारत का एक गहरा इतिहास है, उसी तरह से एक अजीब जगह भी है। ये रिलीजियंस का एक मेल्टिंग पॉट है। ये 1.3 बिलियन से ज्यादा लोगों का घर है, जो पॉपुलेशन से कंट्री को अपनी सीमा से बाहर कर रहा है। और इसकी तुलना करने वाली एकमात्र कंट्री जिसका अनुमान आपने लगा लिया होगा, वो चाइना है। लेकिन इंडिया जल्द ही वो खिताब भी हासिल कर लेगा। लेकिन ये सभी फैक्टर्स, पॉपुलेशन, डाइवर्स रिलीजन और एक रिलेटिवली यंग डेमोक्रेसी, प्रॉब्लम के साथ आते हैं, जिन्हें अभी भी सॉल्व करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, कंट्री बड़ी असमानता से ग्रस्त है। IMF ने बताया है कि 1/4 पॉपुलेशन हर दिन $3.2 से कम पर जीते हैं। वायलेंट रिलीजियस टेंशन पूरी कंट्री में फैल गया है, और इसके बॉर्डरिंग नेशंस के साथ दुश्मनी बढ़ गई है, जिनमें से एक आपने फिर से अनुमान लगाया ही होगा, वो चाइना है। तो जब इंडिया अपने इतिहास में बच गया और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए तैयार है, तो क्या वास्तव में इन्वेस्ट करना सेफ होगा? क्या कई सारी प्रॉब्लम्स इसे चाइना स्लेयर बनने से रोक रही है? हर इन्वेस्टमेंट के अपने रिस्क होते हैं, और एक कंट्री में इन्वेस्ट करते समय सोचने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक पॉपुलेशन जो दंगे नहीं करती हो और ओपन वॉर को अवॉइड करती हो। सोचने के लिए काफी अच्छे फैक्टर्स हैं। यही कारण है कि ईरान, रशिया और कानिये को प्लेग की तरह अवॉइड किया जा रहा है। वो इस तरह के काम करते हैं जिसे इन्वेस्टमेंट के लिए अनट्रस्टवर्दी माना जाता है, और ये ग्रोथ के लिए एक तरह से काफी बुरा है। किसी कंट्री को अपने पोटेंशियल तक पहुँचने के लिए उसे ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ कंपनीज फ्रीली बिजनेस कर सके, जो वास्तव में दो फैक्टर्स, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के अंडर आते हैं। जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो आप वास्तव में चाहते हैं कि कंट्री में हेल्थ का क्लीन बिल हो, लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। 1991 तक भारत के पास कमांड इकोनॉमी थी, जो ये कहने का एक अच्छा तरीका है कि सरकार ने सारे इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन के सभी साधन को कंट्रोल किया है। ये आइडियल से काफी दूर था। 1991 में भारत ने लिबरलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। इसका मतलब था मार्केट में ज्यादा प्राइवेट एंटरप्राइजेस इनोवेटिंग और कम्पीटिंग होना, और तभी चीजें वास्तव में दूर हो गयी, और ये बहुत अच्छा है। लेकिन लोग सोचते हैं कि ये बेहतर हो सकता है। वो कहते हैं कि अगर ये बेहतर होता तो ये और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट डॉलर्स अट्रैक्ट करता। लेकिन आज भारत की पॉलिटिक्स में क्या गलत है? हम करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में बात करते हैं। 2016 में उन्होंने अपने हाईएस्ट पेपर वैल्यू करेंसीज को कैंसिल करने का फैसला किया। इन 500 और 1000 रुपए के नोट्स को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया। आइडिया ब्लैक मार्केट और जालसाजी से लड़ने का था। और ये नोट करना जरूरी है कि अगर एक एवरेज सिटीजन लीगली इस करेंसी का यूज करता है तो वो इसे बैंक में ले जा सकता है और उन्हें स्वैप कर सकता है। वैल्यू पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ट्रस्ट इशू ने इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया और कुछ समय के लिए ग्रोथ को कम कर दिया, और भी बहुत कुछ किया। इंडिया में करप्शन की बड़ी प्रॉब्लम है और इसके लिए सरकार को दोषी ठहराया जाता है। ये इतना बुरा है कि इकोनॉमिस्ट के अनुसार कंट्री का डेमोक्रेटिक स्टेटस एक्चुअली में कम हो रहा है। ये इतना भी अच्छा नहीं है अगर आपकी कंट्री बिग बैड चाइना को हराने की कोशिश कर रही है। अब दूसरे फैक्टर इकोनॉमी को देखते हैं। इकोनॉमिकली इंडिया अपना करियर स्टार्ट करने में रोनाल्डो की तरह है। इनफैक्ट हमें किंग चार्ल्स के लिए एक बैड न्यूज मिली है, क्योंकि इंडिया ने ग्रेट ब्रिटेन को दुनिया के 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में पीछे छोड़
छोड़ दिया है। पिछले 7 सालों में इंडिया की जीडीपी में 40% का ग्रोथ हुआ है। जब फार्मास्यूटिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो वो सिंपली टाइटन्स होते हैं। टेक जायंट्स की इंडिया में बाढ़ आ रही है। यहाँ तक कि एप्पल भी अपने आईफोन्स का प्रोडक्शन चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। ये एक क्लियर साइन है कि कंट्री ग्रो कर रही है और बेस्ट है। इसीलिए कुछ पॉलिटिकल टेंशंस और काफी सारे करप्शन के कामों के बाद भी जिसे खत्म करने की जरूरत है, इंडिया एक बहुत ही सॉलिड इन्वेस्टमेंट लग रहा है। वास्तव में जल्दी मैं बस प्रोस और कॉन्स के बारे में 1 सेकंड के लिए बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे सॉलिड इन्वेस्टमेंट कहते हुए सुना होगा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जबकि क्लियर इश्यूज है। बात यह है कि जब रिस्क 0 होता है तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न का प्राइस एसेंशियली 0 हो जाता है। हर कोई 0 रिस्क चाहता है। हाई रिटर्न्स की संभावना वाले किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क होगा। प्लीज उन एरियाज को ढूंढ रहे हैं जहाँ रिटर्न्स जोखिम से ज्यादा हो, और ये हमें इस वीडियो के पॉइंट पर लाता है। इंडिया ग्रो कर रहा है, लेकिन क्या ये चाइना को पीछे छोड़ने के लिए इनफ ग्रो कर रहा है? चाइना एकमात्र ऐसी कंट्री है जो इंडिया के ग्रोथ को मात देने में कामयाब रहा है। ये इकोनॉमी और आइडियोलॉजी पर बनी एक कंट्री है। ये इतनी स्ट्रांग है कि पुतिन जैसे लोग भी पीछे हट जाएंगे, और इसके रूलर ने अपने पावर्स को स्ट्रांग किया है, जो चाइना की इकोनॉमी को काफी स्ट्रांग प्लेस पर रखता है। लेकिन दोनों नेशंस के बीच तनाव बढ़ रहा है और मेन ट्रेड रूट्स की रक्षा और स्थापना के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। बाकी सारी चीजें बाद में, लेकिन अभी भी उनके करंट फाउंडेशन के आधार पर क्या चाइना लीड में रहेगा या इंडिया इस मौके का फायदा उठाएगा और जीत जाएगा? आंसर फिर से 2 मेन एलिमेंट्स पर बेस्ड है। तेजी से बढ़ने के लिए एक कंट्री को हेल्दी ग्रोइंग पॉपुलेशन की जरूरत होती है, और बाहर से ऐसा लग रहा है कि चाइना ने इंडिया को हरा दिया है। 1.4 बिलियन से ज्यादा लोगों के साथ चाइना दुनिया में नंबर 1 है, भारत से बस थोड़ा सा ज्यादा। अब आप इंडस्ट्रियल फायर पावर के बारे में सोचते हैं तो नंबर्स बहुत ही मायने रखते हैं, लेकिन ये सबसे जरूरी बात नहीं है। पॉपुलेशन की एज ज्यादा मायने रखती है। चाइनीज पॉपुलेशन कम हो रही है और तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में होता है, स्पेशली वो जो इंसेन रिप्रोडक्शन पॉलिसीज को स्थापित करते हैं, और यहीं पर इंडिया डिसाइसिव लीड लेता है। आप देखेंगे कि इंडिया में लगभग आधे से ज्यादा पॉपुलेशन 25 साल से कम उम्र की है। ये दुनिया में सबसे कम उम्र में से एक है। इतना ही नहीं, बल्कि टेक में आना इंडिया के कल्चर का हिस्सा है, जिसका मतलब ये है कि कंट्री में एक यंग एनर्जेटिक वर्कफोर्स है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड वाले इंडस्ट्रीज में से एक में काम करने के लिए ट्रेंड है। वहीं चाइना एक तरफ से ओल्ड एज पीपल्स के ढेर में फंस गया है, जिसका मतलब है स्लो ग्रोथ और हायर कॉस्ट। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। चाइना ने 80 के दशक से उसी गति से इन्वेस्ट किया है जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सिटीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट, फैक्ट्रीज, हर चीज का एक अमेजिंग सिस्टम बनाने में कामयाब रहा है। इसमें शायद चाइना की पॉलिटिकल सिस्टम द्वारा हेल्प किया गया है, जो कंट्री में लगभग हर चीज पर हावी है, लोगों के हर दिन के बिहेवियर तक भी। मैं उस लेवल के कंट्रोल का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत ही तेजी से काम किया है और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इसी बीच भारत की एक अलग कहानी है। जबकि इंडिया चाइना के मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर नहीं है, कंट्री एक तरह से इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने में कामयाब रहा, विशेष रूप से आईटी और टेक में किए गए इन्वेस्टमेंट्स। आपको बता दूं कि इंडिया के पास 100 यूनिकॉर्न्स हैं। ये ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनकी कीमत $1 बिलियन से ज्यादा की होती है। ये यूएस और चाइना के बाद तीसरा है। इतना ही नहीं, इसका आईटी सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि बहुत सारे इंडियंस दुनिया की सबसे बड़ी एडवांस्ड कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IMB, ट्विटर के CEO बन रहे हैं। आप इस पॉइंट को समझ गए हैं। अगर मैं चाइना होता तो मैं बहुत डर जाता, क्योंकि जब उनके पास मैन्युफैक्चरिंग होता, जो एक इनक्रेडिबल इकोनॉमिक फाउंडेशन है, उनकी आबादी में इंडिया का यूथ और ड्राइव नहीं है, और टेक इंडस्ट्री को इंडिया का लविंग एम्ब्रेस सिर्फ उनके ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाला है। फ्यूचर के टाइटन के रूप में ये उनके नाम को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। शायद यही कारण है कि चाइना उन्हें हर कीमत पर रोकना चाहता है। अब अगर आप डीजेनरेट है और मैं कहूँ पर्ल नेकलेस, तो आपके दिमाग में शायद एक स्पेशल इमेज होगा, लेकिन जब भारत और चाइना की बात आती है तो पर्ल नेकलेस का मतलब कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। पर्ल थ्योरी से पता चलता है कि चाइना अजगर की तरह इंडिया को अपने शिकार में घेर रहा है। चाइना इंडियन ओशन के पोर्ट्स और मांडव स्ट्रेट जैसी मेन वाटरवेज को कंट्रोल कर रहा है। इसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास, रीजन में ट्रेड को जोड़ने और चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के साथ जोड़े। ये इफेक्टिवली चाइना को इंडिया के चारों ओर एक ट्रेड सर्कल बनाने की अनुमति देता है। इसका मतलब है इंडिया के पावर, ट्रेड और फ्रीडम पर कंट्रोल, और पर्ल की हवा की तरह टाइटन पीड़ित का गला घोट देता है। ये सब कुछ ये बताता है कि चाइना भारत की ताकत को बहुत ही सीरियसली ले रहा है, लेकिन इंडिया इस लाइन को नीचे नहीं ले जाने वाला है। वास्तव में उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि पर्ल नेकलेस से बेहतर क्या है, एक डायमंड नेकलेस। वो चाइना की चाल का मुकाबला कर रहे हैं। इंडिया दुनिया भर के मेन लोकेशंस पर अपने नेवल बेसेस को बढ़ा रहा है, स्ट्रेटेजिक कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर रहा है, यहाँ तक कि नॉर्थ चाइना में मंगोलिया के साथ भी रिलेशंस बना रहा है। ये इंडिया को और भी बड़े पैमाने पर कंट्री को घेर कर चाइना के पर्ल नेकलेस का मुकाबला करने की अनुमति देता है। एम्बिशियस प्लान इंडिया को एक इनक्रेडिबल डिफेंसिव पोजीशन में डालता है। वो वास्तव में मलक्का स्ट्रेट पर महत्वपूर्ण कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, जो अफ्रीका में इंडियन ओशन में चाइना के ट्रेड को सीमित करता है।
तो इन शॉर्ट अगर चाइना इंडिया के गेम को खेलना चाहता है तो भारत इसके लिए तैयार है। जब इंडिया वर्सेस चाइना की बात आती है तो काफी कुछ अनजान है, लेकिन अगर मुझे शर्त लगानी होती तो मेरे दिमाग में इंडिया आता है। वो यंग है, हंग्रियर है और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इसके अच्छे रिलेशंस हैं। यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि भारत में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, और ऐसा करने का सबसे आसान तरीका एक इंडेक्स फंड खरीदना है जो टॉप परफॉर्मिंग करने वाले इंडियन स्टॉक्स को ट्रैक करता है। पहला ट्रैकर है INDY। ये ऐसा फंड है जो इंडिया की 15 सबसे बड़ी कंपनीज को ट्रैक करता है, जिससे आपको कंट्री में सबसे सेफ एसेट्स का पता चलता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बस स्टॉक ब्रोकरेज पर जाएं और INDY सर्च कीजिए और क्लिक कीजिए और खरीद लीजिए शेयर का जो भी नंबर पसंद हो। मैं इसे वेबल पर कर रहा हूँ, जिसे मैंने नीचे लिंक में दिया है। अगर आप उन्हें ट्राई करना चाहते हैं तो आपको बस ज्वाइन करने और ट्रेड करने के लिए 12 स्टॉक्स तक फ्री मिलेंगे। पैसिव इनकम हैक के लिए ये कैसा है? और अगर आप इंडिया में थोड़ा और रिस्क देख रहे हैं तो ट्रैकर SMIN देख सकते हैं। ये इंडेक्स कई तरह के इंडस्ट्रीज में 240 स्मॉल कैप इंडियन स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को ट्रैक करता है। दोबारा आप अपने फेवरेट ब्रोकरेज ऐप पर SMIN टाइप कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि उसी लेवल के रिस्क पर इन्वेस्ट कीजिएगा जितने में आप पर्सनली कंफर्टेबल हो। इनमें से कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। प्लीज खुद के रिसर्च भी करें। तो आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया चाइना को टेक ओवर करेगा? पहला कमेंट है निश। इन्होंने लिखा है, इंडिया एक जाइंट एलिफेंट की तरह है। ये धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब ये चलता है तो पूरी दुनिया को इसका एहसास होता है। जब इंडिया ने 1991 में अपने इकोनॉमी में सुधार लाया तो एनालिस्ट्स ने इसे एलिफेंट इकोनॉमी का नाम दिया, क्योंकि इंडिया हाथी की तरह स्लो था। लेकिन जब वो मूव करता था, मतलब कि इंडिया की इकोनॉमी, तो दूसरों को भी देखने में मजबूर कर देता था। अगला कमेंट है फैसिस्टा। इन्होंने लिखा है, अधिकांश वेस्टर्न कंट्रीज के विपरीत इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफी यूनिक और इंडिपेंडेंट है। हम चाइना, सऊदी अरेबिया की तरह ऑटोक्रेटिक नहीं है, लेकिन हम वेस्ट के पपेट भी नहीं है। इसलिए कुछ आर्टिकल्स इंडिया के लिए बहुत बुरा भला कहते हैं। वी आर नॉट परफेक्ट बट नो वन इज। बात तो सही कही है, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है और नहीं हो सकता है। सभी में कुछ खामियां तो होती ही है। अगला कमेंट है डेड। इन्होंने लिखा है, इंडिया ने 2021 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा रियल टाइम ट्रांजैक्शंस किए, अराउंड 48 बिलियन, जो कि चाइना के 18 बिलियन के चैलेंज से 3 गुना ज्यादा है। US, कनाडा, UK, फ्रांस और जर्मनी से 6.5 गुना ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू ACI वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के मामले में चाइना और USA को पीछे छोड़ दिया है। तो इनके कुछ मेन रीजंस है। पहला, ऑब्वियसली द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सेकेंड, डीमोनेटाइजेशन के दौरान काफी इंडियंस ने ऑनलाइन पेमेंट का सहारा लेना शुरू कर दिया था। और तीसरा है कोविड भी इसका एक रीजन है। डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए प्लस सेफ्टी के लिए भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का यूज करते थे लोग, और साथ ही लोगों को कैश कैरी करने में बहुत परेशानी होती थी, खासकर वैसे लोग जो भुलक्कड़ हैं, जो ज्यादातर अपने वॉलेट को भूल जाते हैं घर पे, या कैश कैरी करने में बहुत दिक्कतें आती है। तो लोगों की डिपेंडेंस कब कैश से कैशलेस पेमेंट में बदल गई ये पता ही नहीं चला। रैन एंडरसन ने कमेंट किया है, मुझे इनके फॉरेन मिनिस्टर और उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता इंडिया कभी दूसरों के जैसा बन पाएगा, वो हमेशा स्वतंत्र रहेगा। गोयलॉन रोजेलेट ने लिखा है, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो मैक्स। मैं हमेशा इंडियन स्टूडेंट से इम्प्रेस्ड रहता हूँ। मैं ये चाइनीज स्टूडेंट्स के बारे में तो नहीं कह सकता, क्योंकि उनमें से ज्यादातर को इंग्लिश बोलना नहीं आता और वो पेड ट्यूटर्स का यूज करते हैं पास होने के लिए। संस्कृति के मामले में मुझे लगता है कि इंडियंस की संस्कृति बेहतर है। 21st सेंचुरी में टेक पावर जीतेगा, ना कि इंडस्ट्रियल एबिलिटी। मैक्सी ने कमेंट किया है, मैं एक इंडियन नहीं हूँ, पर अगर इंडिया एक सुपर पावर बनेगा तो मैं इसे एब्सोल्यूट जीत मानूंगा। इडू एल्विस ने लिखा है, आई प्रेफर इंडिया देन USA और चाइना। फिर अगला कमेंट है PS गुप्ता। इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी क्वालिटी जो इंडियंस को यूनिक बनाती है। वो किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं खुद को, चाहे हालात बुरे हो या अच्छे, यही उन्हें सबसे यूनिक बनाता है। एम्यूजिक कर्थ ने कमेंट किया है, मैं आपके इंडिया के हिस्ट्री के गलत इन्फॉर्मेशन को नजरअंदाज कर सकता हूँ, क्योंकि आपके मॉडर्न इंडिया के बारे में आपका एनालिसिस काफी अच्छा था। अमर ने कमेंट किया है, लिव हैप्पीली एंड लेट अदर्स लिव हैप्पीली। वेल, बात तो सही है, हम हर किसी को खुश रखना शायद ये हमारे बस में तो नहीं है, लेकिन हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे ये हमारे बस में है। वेल, हर किसी को खुश रखना शायद हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारी वजह से किसी दूसरे को दुख ना पहुंचे ये हमारे बस में जरूर है। तो लिव हैप्पीली एंड लेट अदर्स लिव हैप्पीली। तो आज का वीडियो मैं आप पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।